अब देखेंगे हम कक्षा 7वीं गणित का अगला चैप्टर जिसका नाम है भिन्न और दशमलव। देखिए दो टॉपिक है इसमें, एक तो भिन्न है और एक दशमलव है। दो बातें पढ़ना है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। पहली एक एक करके बात करेंगे हम। भिन्न और दशमलव, मैं आपको बता दूं कि भिन्न और जो दशमलव है दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। किस प्रकार से संबंधित है आगे चल के हम बात करेंगे। भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को समझते हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ सेव फल है, ठीक है, और भी कुछ सेव फल है, और भी कुछ सेव फल है, इस प्रकार से और भी कुछ सेव फल है, या और एक सेव फल है। देखिए ध्यान देना, इधर मेरे पास में यहाँ पर कुछ सेव फल है, ये भी है, एक टोकरी में, एक टोकरी में ये रखे, एक टोकरी में ये रखे और एक टोकरी में ये रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे अगर पूछा कि ये सेव फल कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, बता सकते क्या? गिन लेंगे ना, उसमें क्या समस्या है। 1 2 3 4 5 6 7, आपने गिन लिया और बता दिया 7 है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि ये कितने सेव फल है तो 1 2 3 4, आपने बता दिया 4। और ये कितने हैं गिनो जरा, 2 और ये 2 4 और 2 6 7 8, 8 सेव फल है। कितना आसान काम है, ठीक है ना। अगर हमारे पास में संपूर्ण सेव फल रखे हैं तो उसको गिनना आसान काम है। लेकिन अच्छा ये कितने हैं तो आप बोलेंगे कि 1 है। यदि मान लिया जाए कि आपके पास में इस प्रकार से संपूर्ण नहीं है तो फिर किस प्रकार से गिनेंगे। देखिए ध्यान देना, इधर मान लिया जाए कि आपके पास में कुछ सेव फल है इस प्रकार से, ये और ये। देखिए ध्यान देना, सपोज करें मान लिया जाए कि हमारे पास में जो सेव फल है वो इस प्रकार की स्थिति बन गई है यहाँ पर कि हमने क्या किए, एक प्लेट में इसके 4 टुकड़े कर दिए। कितने? 4 टुकड़े बराबरी के, और इसके भी 4 टुकड़े कर दिए, इसके भी कितने कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। और इसमें से मान लिया जाए कि एक टुकड़ा खत्म हो गया, मतलब किसी ने खा गया। अब आपसे पूछा जाए कि कितने सेव फल है तो आप क्या पूरी कहानी बताएंगे कि एक सेव फल के तो 4 टुकड़े हैं तो एक तो सेव फल पूरा पूरा है, और जो दूसरा सेव फल था उसके भी हमने 4 टुकड़े किए थे तो एक टुकड़ा किसी ने खा गया, तो हमारे पास में 2-3 टुकड़े इसके बचे और एक पूरा का पूरा सेव फल ये वाला बचा। ऐसे बोलेंगे ना। तो इतनी सी बात को आपने कितनी लंबी बात की भाई। आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एक सेव फल भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरा पूरा बचा है और इसका भी कुछ भाग बचा है। एक बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा गलत। एक बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, 2 बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो भाग है इसका कोई खा गया, ये वाला भाग क्या है, कोई खा गया, इसलिए 2 भी बोलेंगे तो गलत है, दोनों तरीके गलत है। तो फिर शब्दों में बोल के बताना पड़ेगा कि भैया एक सेव फल के 4 टुकड़े, मतलब एक सेव फल है हमारे पास में और दूसरे सेव फल के 4 टुकड़े किए थे, उसमें से एक कोई खा गया तो 3 टुकड़े बचे, तो एक सेव फल और 3 टुकड़े बचे। ऐसा बोलेंगे तो ठीक नहीं है। गणितीय भाषा में कैसा इसको निरूपित करेंगे, तो गणितीय भाषा में किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, तो इसको देखिए ध्यान देना। इधर हमारे पास में हमने सेव फल थे, हमारे पास में 2 थे ना, तो एक एक सेव फल के कितने टुकड़े किए? 4-4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 4-4 टुकड़े किए। उसमें से अब हमारे पास कितने बचे? तो 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े बचे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने सेव फल है ये वाले जो बचे हुए है, तो आप बोलेंगे कि 7/4 सेव फल है। इसी को भिन्न बोला जाता है। तो ये आसान हो गया कि नहीं, बताना आसान हो गया कि नहीं। तो इसी के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। देखना, यदि मान लिया जाए कि हमने इसके 8 बराबरी के टुकड़े कर दिए। कितने? 8 बराबरी के टुकड़े कर दिए, और इन 8 टुकड़ों में क्या किया, एक टुकड़ा ये वाला भी खा गया कोई, और ये वाला भी खा गया भैया। कितने टुकड़े खा गए? इस प्रकार से 8 टुकड़े किए थे हमने, और ऐसा सेव फल था तो ये वाला भी कोई खा गया, ये वाला भी खा गया, ये वाला भी खा गया। अब आपके पास में कितने बचे, कितना भाग बचा? तो आप बोलेंगे बचा हुआ जो भाग है हमने क्या किया था, कितने टुकड़े किए थे? 8 बराबरी के
8 टुकड़े किए थे। 8 में से कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े बचे। कितना खत्म हो गया? कितना खा गए? कितना खा गए भाई इसमें से? तो आप बोलेंगे कि हमने 8 टुकड़े किए थे और 8 में से 1 2 3, 3 टुकड़े खा गए। तो इस बात को संख्या के द्वारा अगर निरूपित किया जाए तो 3/8 बोलेंगे, जितना बच गया उसको 5/8 बोलेंगे। कहने का मतलब जितने टुकड़े किए जाते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, जितने बचे हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखना दूसरा उदाहरण। अभी नोट करने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें हम पूरा डिटेल में समझेंगे, वहाँ पर नोट करना, पूरी परिभाषाएं समझेंगे, सब डिटेल में सिस्टमेटिक समझेंगे। अभी भिन्न की जरूरत क्यों पड़ी, हम यहाँ पर केवल इतनी बात समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं ना। कौन सी क्लास में पढ़े थे? 6वीं क्लास में। कौन सी क्लास में पढ़े थे? 6वीं क्लास में पढ़े थे हम भिन्न। तो 6वीं क्लास में जितना भी भिन्न पढ़े हैं हम, उसका अब आगे पढ़ना है आपको। समझ में आई बात? अब आगे पढ़ना है, मतलब जितनी बातें आपको अभी तक मालूम है उसके आगे पढ़ना है। ये मान के चलिए कि अगर आपने 6वीं का भिन्न नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आने वाला। अब टेंशन में आ गए होगे ना कि अब समझ में तो आएगा ही नहीं सर, फिर अब क्या करें, हमने तो 6वीं क्लास में पढ़ा ही नहीं। फिर भी सारा समझ में आएगा, क्योंकि हम सारी बातें 6वीं क्लास का भी अभी 15-20 मिनट में पूरा एक शार्ट में रिवीजन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में 7वीं क्लास पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आने वाली है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा पिज़्ज़ा वगैरह जो होता है इस प्रकार से होता है पिज़्ज़ा, और हमारे पास में इस प्रकार से कुछ अलग अलग पिज़्ज़े हैं। ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर हमारे पास में कुछ पिज़्ज़ा है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम क्या करते, इसमें से इसके 4 टुकड़े करते हैं, या 2 ही टुकड़े करता हूँ मैं, हाँ, और 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा कोई खा गया। क्या कर गया? कोई खा गया। या तो हम ये बोल सकते कि 1 टुकड़ा बचा हुआ है और ये वाला ख़त्म हो गया। जो छायांकित भाग है ना, वो जो छायांकित भाग है वो वाला बचा हुआ है, ऐसा मान के चलिए ये वाला हमारे पास में बचा हुआ है। इस भाग को निरूपित करना है हमें। अगर मान लिया जाए कि हमने 4 टुकड़े किए और 4 टुकड़े में से ये वाला टुकड़ा है और ये वाला भाग और ये वाला भाग है, अभी इस भाग को दिखाना है हमें कि भैया ये वाला 3 भाग अगर है तो उसको कैसे दिखाया जा सकता है। अगर हमारे पास में इस प्रकार से ये है और इसके 8 टुकड़े कर देता हूँ मैं बराबर के, ठीक है, और 8 टुकड़े में से ये वाला भाग 8 बराबर के है, ये वाला भाग और ये वाला भाग किसी ने खा गया। यदि मान लिया जाए कि आपके पास में एक पिज़्ज़ा है और इसके 3 बराबरी के भाग कर दिए, 3 बराबरी के भाग कर दिए, और उसमें से 1 भाग कोई खा गया, या इस भाग को हमें निरूपित करना है कि ये कितना है। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में 5 है, 5 भाग है, 1 2 3 4 5 बराबरी के 5 भाग है, और इसमें से 1 भाग ये, 1 भाग ये और 1 भाग ये। इसको अगर निरूपित करना है तो किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? अगर मेरे पास में 16 टुकड़े कर देता हूँ मैं इसके बराबरी के, 16 बराबरी के कर रहा हूँ मैं, ये बात याद रखना, 16 बराबरी के टुकड़े कर देता हूँ, ठीक है, ये 16 बराबरी के टुकड़े कर दिए, और इसमें से 1 भाग ये भी ख़त्म हो गया, 1 भाग ये भी ख़त्म हो गया, 1 भाग ये भी ख़त्म हो गया, सब तो बराबरी के, कोई भी भाग ले लो, ये वाला हो गया, हाँ, और ये वाला हो गया। अब इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया था, इस बात को समझिए तो आधा भिन्न तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितने भाग किए, तो 2 भाग किए। छायांकित भाग जो है उसको प्रदर्शित करना है तो कितना भाग है, 2 में से 1 भाग, 2 भाग थे, 2 में से कितना भाग है छायांकित, 1 भाग। तो इस भाग को अगर आपको दिखाना है, ध्यान देना इधर, इस भाग को अगर दिखाना है तो इसको बोल सकते हैं हम 1/2, यानी कि जो नीचे है इस लाइन के नीचे उतना लिखा जाता है जितने इसके भाग की है, और ऊपर उतना लिया जाता है जितना आपने यहाँ पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है, भिन्न।
और भिन्न में दो भाग होते हैं, एक तो होता है ये अंश और दूसरा होता है हर। क्या होता है? हर। अंश में और हर में क्या होते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। अंश और हर में क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अंश तथा हर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी संख्या होगी, दशमलव में नहीं होगी। आई बात समझ में? ये एक और ये क्या हो गया? दो। तो अंश भी पूर्णांक होगा और ये भी 1 2 3 4 5 9 10 11 ऐसा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और हर में भी कोई भी पूर्णांक होगा। ऊपर जो रहेगा वो अंश, नीचे रहेगा वो हर, और ये पूरा जो कंप्लीट रहेगा अंश और हर मिला के क्या बन जाता है? भिन्न बन जाता है। बात समझ में आई? फिर से और एक बार मुझे एक बात बताइए कि अगर भिन्न के बारे में नहीं मालूम रहता तो आपको मैं पूछता कि ये कितना है, जो छायांकित भाग है इसको प्रदर्शित करके बताओ, तो आप बोलते, इसकी कहानी बताते कि भैया एक पिज्ज़ा था, इस पिज्जे के 4 बराबरी के टुकड़े किए, 4 बराबरी के टुकड़े में से ये 3 टुकड़े हैं, ऐसी कहानी बताएंगे तब इसको प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन गणितीय भाषा में देखिए ना कितने आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिंपल सी बात, कितने टुकड़े? तो 4 टुकड़े। इसमें से कितने भाग बचे? तो 3 भाग। 3 भाग को छायांकित किया तो ये, तो 3/4 क्या है? इस भाग को प्रदर्शित करेगा जो छायांकित भाग है। ठीक है ना? 3 भागित 4, 3 भाग 4। देखिए नाम से भी बड़ा स्पष्ट है, 3 भागित 4। भिन्न बोल दो, इसका मतलब 3 भागित 4 होता है। 3 भाग 4, 4 में से 3 भाग। अरे पढ़ते भी तो ऐसे ही है ना, 3 को अगर 4 से विभाजित करते हैं तो क्या बोलते? 3 भागित 4, मतलब 3 भाग लिए हमने, किस में से? 4 में से। तो भाग जो करते आ रहे हैं वही तो है भिन्न। ठीक है ना? अब देखिए इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? कितने भाग है भाई? 8 भाग है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग किए, 8 में से 1 2 3 ले लिए, ये 3 ले लिए। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? कितने भाग है? 1 2 3, 3 भाग है। उसमें से कितने भाग लिए आपने? कितने को छायांकित किया? 1 को। इसको ऐसा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने भाग है? 3 4 5, 5 आएगा नीचे और 1 2 3, 3 को छायांकित किया तो 3 को ऊपर लिखा। यहाँ पर कितने भाग है? 16 भाग है। 16 भाग किए पूरे, 1 2 3 4 5, 5 को छायांकित किया तो ऐसा हो गया। आगे बात समझ में? भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न भी एक संख्या ही है। आई बात समझ में? भिन्न जो होती है वो क्या होती है? एक संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है। जो क्या करती है? जिसमें अंश और हर होता है, जिसमें अंश और हर होता है। अंश में भी पूर्णांक होता है, हर में भी पूर्णांक होता है। और ये करता क्या है? किसी वस्तु के भाग को निरूपित करता है। क्या भाई? एक वस्तु थी मेरे पास में, उसके 3 टुकड़े किए तो उसका ये वाला जो भाग है वो कितना है? तो इस भाग को निरूपित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके डायग्राम बना लो और यहाँ से अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से भिन्न किसे कहा जाता है? फिर दशमलव जब पढ़ेंगे ना तो भिन्न से दशमलव के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है उस बात को देखेंगे। यहाँ पर देखना, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखिए भिन्न के बारे में आपने कितनी अच्छी तरह का अध्ययन किया, कितनी अच्छी तरीके से अध्ययन किया। मतलब 6वीं क्लास में भी भिन्न था, ये बोलना चाह रहे हैं। और 6वीं क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। ठीक है? तो देखिए 6वीं क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। पहली बात तो भिन्न क्या होता है, ये बात हमने 6वीं क्लास में देखी थी, जो कि अभी हमने समझ ली इससे पहले वाले स्लाइड में। इसके बाद में भिन्नों की तुलना करना, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ऐसी तुलना करना। उसके बाद में हमने देखा कि भिन्नों को जोड़ना, 2 भिन्न दिए हुए दोनों को जोड़ना है हमें। इसके बाद में देखा हमने घटाना। क्या देखा? घटाना या व्यवकलन जिसको बोला जाता है, व्यवकलन। और इसको बोला जाता है योग। ठीक है ना? तुलना करना मतलब बड़ा है या छोटा है। ठीक है ना?
और भिन्न क्या होता है। इतनी बातें आपने 6वीं क्लास में पढ़ी है और सारी बातों का हम अभी बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, है ना। और रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में जो पहली प्रश्नावली आई ना वो 6वीं के ही आधार पर है, पहली प्रश्नावली 7वीं क्लास की, और फिर उसके बाद में आपको नई बातें पढ़ना है, ठीक है। यदि आपने 6वीं क्लास नहीं भी पढ़ा तो भी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि ये सारी बातों पर जो हमने 6वीं क्लास में पढ़ा था, इन सारी बातों पर फिर से हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से भिन्न क्या होता है इसके बारे में तो समझ चुके हैं आप, लेकिन आधी अधूरी बात समझिए अभी भी। कैसी आधी अधूरी बात? मान लिया जाए कि आपके पास में क्या एक पिज्ज़ा है, ठीक है। अरे एक भी तो हो सकता, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 3 4, 4 पिज्जे है। हो सकता है कि 3 पिज्जे हो, हैं 3 पिज्जे हो, ऐसा भी हो सकता है। वस्तु एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। आई बात समझ में? अब देखना, हमने क्या किए, इसके 4 भाग कर दिए। कितने भाग किए? 4 भाग कर दिए, कट कर दिया, काट दिया, बराबरी के 4 भाग कर दिए। ठीक, आपने देखा भी होगा ना कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो जब पेट वगैरह भर जाता, लास्ट की बात रहती है और आपसे बोला जाता कि और थोड़ी सी रोटी ले लो, एक चपाती ले लो, तो हम बोलते कि भूख नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, उसकी आधी ले लो, या आधी के भी आधी कर लिया जाता है। एक टुकड़ा दे दो, है ना, 1/4 दे दो, चौथाई भाग दे दो, ऐसा हम बोल देते और अपना काम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन गणितीय भाषा में इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ पर मैंने मान लिया जाए कि 4 टुकड़े किए, सभी के 4 टुकड़े कर दिए। जरूरी नहीं है ना कि इसके 4 किए तो इसके भी 4 ही करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हम तो एक उदाहरण समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि इसके, चलिए मैं ऐसा 4 कर रहे थे हम, 4 नहीं कर रहे हैं हम, है ना। कितने कर रहे हैं? इसके 3 बराबरी के भाग कर देता हूँ मैं, 3 बराबरी के, ऐसे आप तो मान लो कि ये बराबरी के भाग है 3, है ना, सबके बराबर 3 भाग कर रहा हूँ मैं, ये 3 भाग कर दिया। इसके भी 3 टुकड़े, इसके भी 3 टुकड़े, इसके भी 3 टुकड़े, इसके कट लगा दिए मतलब अभी। अब देखना, यदि मान लिया जाए कि मुझे इस भाग को प्रदर्शित करना है ना, इस भाग को प्रदर्शित करना है, तो कैसे प्रदर्शित करूंगा? तो बिल्कुल सिंपल, आप तो बोलेंगे कि सर आप तो इसमें बड़ा आसान काम है भाई, कितने टुकड़े किए? तो 4 टुकड़े किए, 4 ही किए ना। अच्छा, ये वाला कितने भाग लिए उसमें से? तो 1 भाग है। छायांकित कितने को किया? 1 को किया, तो 1/4। मतलब ये जो भाग है इसको 1/4 बोला जा सकता है। अगर आपको आधी की आधी अगर चपाती चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि 1/4 चपाती चाहिए मुझे, ठीक है ना। 1/4 चपाती है तो आपको, अगर जो चपाती देने वाला भी है अगर पढ़ा लिखा है तो आपको बराबर इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। वो भिन्न के बारे में अगर जानता है तो। देखिए ध्यान देना, इधर मान लिया जाए कि आपके पास में कितने हैं, 4 भाग किए आपने, और आपको इसको निरूपित करना है। किसको? इस भाग को, और इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, और इस भाग को, इस भाग को, इतनी चीज़ों को निरूपित करना है आपने। इसमें से 2 भाग ले लिए, इसमें से 1 भाग ले लिया, इसमें से 1 भाग ले लिया। मुझे एक बात बताइए कि एक के आपने कितने टुकड़े किए? क्यों? एक के कितने टुकड़े किए? और कर देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ मैं इसको। ये वाला भी भाग चाहिए आपको, और ये वाला भी भाग चाहिए, ठीक है। और एक ले लेता हूँ, ये वाला भी भाग चाहिए। आई बात समझ में? मुझे एक बात बताइए कि कितने भाग किए आपने एक वस्तु के बराबरी के? तो आप बोलेंगे कि 4 भाग किए, तो 4 आएगा नीचे। अरे भाई, हर एक पिज्जा के 4 टुकड़े किए ना तो 4 नीचे आएगी, जितने टुकड़े करना है उतना ही नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि ये 12 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, जितने बराबरी के टुकड़े किए उतना किए। अब आप बोलेंगे कि इसके 4 किए, इसके 2 किए, इसके 5 किए, तो फिर क्या? तो ऐसा नहीं, उसके लिए फिर दूसरा तरीका है। हमने क्या किया, जितनी भी वस्तु है सबके बराबरी के टुकड़े किए और वो 4 टुकड़े किए, तो 4 नीचे आ गया। आप कितने को छायांकित किया? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितनी बड़ी कहानी थी ये, और इसको हमें प्रदर्शित करने के लिए 7/4 दिखा दिया, बस हो गई बात। अब यहां पर देखना, एक ये वाला ले लिया, ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया,
हाँ, अभी ये वाला भी पिज़्ज़ा खा गए हम, ठीक है, और इसमें से ये भी खा गए, ये भी खा गए, सब बराबरी के, ये याद रखना। छोटे बड़े दिख रहे होंगे आपको तो कोई उससे घबराना नहीं, सब कैसे है, बराबर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने भाग किए आपने? एक एक के 3-3 भाग किए। कितने ले लिए इसमें से? छायांकित कितना किया? 1 2 3 4 5, तो 5/3। तो इस बात को, इतनी बड़ी बात को आप केवल इतने से शब्दों में बता सकते हैं, तो कितना बढ़िया काम है। गणित क्या करता है? चीज़ों को आसान बना देता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि भिन्न की अगर मैं परिभाषा बोलूँ, ये सारी बातें हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए कि भिन्न की अगर मैं परिभाषा पूछूं आपसे, कि अब इतना समझने के बाद, समझ में तो आएगी आपको, मुझे भिन्न की परिभाषा बना के बताइए। कैसे बनाएंगे? बना सकते परिभाषा? कोशिश तो कर सकते। हम ऐसा बोल सकते कि जो भिन्न है ना, वो क्या है? एक संख्या है। वो क्या है? एक संख्या है। भिन्न क्या है? ये संख्या है। ये क्या है? संख्या है, जो किसी वस्तु के भाग को निरूपित करता है। वस्तु एक भी हो सकती है या अनेक भी हो सकती है। आई बात समझ में? फिर से, भिन्न क्या है? एक संख्या है जो किसी वस्तु के, मेरे पास वस्तु थी, अब पिज्जा था, कब इससे पहले एप्पल था, इससे और कुछ भी हो सकता है, मैंगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी वस्तु हो सकती है। तो वस्तु के इस भाग को निरूपित कर रहा है नहीं, 1/4। ये किसको निरूपित कर रहा है? ये वाला भिन्न, ये और ये, इसको निरूपित कर रहा। यहाँ पर तो एक से ज़्यादा वस्तु ही है। वस्तु एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हो गई परिभाषा। भिन्न में अंश होता है और क्या होता है? हर होता है, और दोनों मिला के क्या बन जाता है? ये भिन्न बन जाता है। आई बात समझ में? भिन्न की परिभाषा क्लियर हो गई? अच्छा, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी हम करेंगे पूरी परिभाषा वगैरह, सब सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या समझ में आ गया भिन्न क्या होता है? थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो पूरा चैप्टर पढ़ना है ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है अपने को। ये तो बिल्कुल एकदम होता क्या है, ये बातें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और भिन्न क्या होता है ये बात समझिए। तुलना, बड़ा या छोटा है ये देखना है हमें, जोड़ना कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ये बातें हम देखेंगे। फिर उसके बाद में पहली प्रश्नावली में इतनी ही बातें पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। उसके बाद में जैसी जैसी प्रश्नावली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें और जुड़ते जाएगी उसमें। देखिए, भिन्न की परिभाषा आ गई है हमारे पास में। भिन्न एक संख्या है। देखिए, मैंने महत्वपूर्ण बात क्या है? संख्या है, ये बोलना है। भिन्न क्या है? तो भिन्न एक संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग निरूपित करती है। जो संपूर्ण था उसमें से कितना भाग को आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं उसको निरूपित करती है। यह जो संपूर्ण है वो एक अकेली भी हो सकती है या वस्तुओं का संग्रह भी हो सकता है। देखिए ना, ये वस्तु अकेली थी फिर भी हमने प्रदर्शित कर दिया। वस्तुओं का संग्रह था तो भी उसमें से भिन्न को प्रदर्शित कर दिया। ये भी वस्तुओं का संग्रह था फिर भी उसको भिन्न के रूप में लिख दिया। अब देखिए, अर्थात ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर है। क्या है? अंश जो है ना और जो हर है ये क्या है? पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक, यानी कि पूरा पूरा होता है। और हर भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। हर भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर, ठीक है ना। भिन्न के दो भाग होते हैं। ये देखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं, भिन्न बराबर से क्या होगा? अंश बटे हर। और जहां पर अंश और हर क्या होगा? अंश भी और हर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी संख्या, आधी अधूरी नहीं। ऐसा नहीं कि 3.5 लिख रहे, 8.9 लिख रहे, ऐसा नहीं, दशमलव वाली संख्या नहीं, पूरी पूरी संख्या। 3, 5, 8, 7, 9, 11, 15, 16, कुछ भी अंश के जगह भी आ सकता है, हर के जगह आ सकता है। आपने देखा ना, यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है, यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है। यानी अंश और हर के जगह पूर्णांक हो सकता है। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, 3/5, 9/11, 7/25 और ये क्या है, इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं। आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए पहले, है ना, परिभाषा नोट कर लीजिए और ये उदाहरण और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखेंगे हम भिन्नों के प्रकार, भिन्न किस किस प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम भिन्नों के प्रकार। देखिए भिन्न जो होते हैं उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इस बात को समझिए आप यहाँ। सबसे पहले तो संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का मतलब ये हो गया कि मान लिया जाए कि 3/5 है, ये संक्षिप्त भिन्न है। मान लिया जाए कि 16/28 है, ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है। पहले होता क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, फिर परिभाषाओं पर आएंगे हम। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते क्या, 16 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सही है। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 4, 4 और 7 चौक 28, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। अब आप देखेंगे कि ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, तो कितना बच गया, 2 दूनी 4 और बटे 7। तो ये जो भिन्न था और ये भिन्न है, दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि इसको हल किया तो ये आ गया। कहने का मतलब संक्षिप्त का मतलब क्या हो गया, छोटा रूप। छोटा रूप मतलब जो अंश और हर है उसको ऐसे रूप में लिखना है कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब इसमें कैंसिल नहीं हो सकता, सह अभाज्य संख्या रहना चाहिए। कैसी रहना चाहिए, सह अभाज्य संख्या रहना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी संख्या इनको विभाजित नहीं करना चाहिए, एक को छोड़कर। चलिए ठीक है। अब देखिए संक्षिप्त रूप समझ में आ गया। जब बड़ा रूप दिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 10/18 दिया हुआ है, तो इसको 2 गुणित 5 लिख सकते हैं हम, 2 गुणित 5 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणित 9 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना हो गया, 5/9। तो इसको बोला जाएगा संक्षिप्त रूप, ठीक है ना, संक्षिप्त रूप भिन्न। और इसकी विशेषता क्या होती है, दोनों संख्याएं सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब एक को छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं होना चाहिए। अभी 60 में पढ़ रहे, फिर पूरा डिटेल में समझिए। उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको बोलेंगे, जब अंश का मान हर की अपेक्षा छोटा हो। हर की अपेक्षा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अनुचित या इसको विषम भिन्न भी बोला जाता है, विषम भिन्न, विषम भिन्न भी बोला जाता है। ये वाला मान, ये क्या होता है, जब अंश का मान हर की अपेक्षा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे हम, विषम भिन्न बोलेंगे। देखिए बड़ा यानी कि इधर बड़ा है और इधर छोटा है, और ये बराबरी का भी ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता, तो बड़ा, ये बड़ा होगा इसकी अपेक्षा या तो फिर बराबर होगा ऐसा। तो ये वाला भी चिन्ह लगा दिया ना, देखना ये 7 बड़ा है 5 से, ठीक है, ऐसा हो गया। और ये भी अगर लगा दिया तो बड़ा है या बराबर है, या लगता है इसमें दोनों में से कुछ भी, या तो ये बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो जब अंश का मान हर की अपेक्षा बड़ा या बराबर होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, विषम भिन्न बोला जाएगा। परिभाषा भी हम लिखेंगे इसकी। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न पूर्णांक भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, भिन्न भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, भिन्न भी होना चाहिए। कहने का मतलब एक पूर्णांक भी होना चाहिए और साथ ही साथ में भिन्न भी होना चाहिए। कैसे होगा उस पर बात करेंगे हम। व्युत्क्रम मतलब जो भी भिन्न दिया है उसको पलटा दो, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। दशमलव भिन्न और सतत भिन्न फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे। मतलब अभी आपको जो भिन्न है, भिन्न में इतनी बातें पढ़ना है, इतने प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। एक एक करके हम बात करते। सबसे पहले तो संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न में क्या होना चाहिए, संक्षिप्त भिन्न में क्या होना चाहिए कि ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर में क्या होना चाहिए, ये सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य किसको बोलते हैं, मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं कि जो एक साथ इसको भी और इसको भी विभाजित कर सके। आई बात समझ में। अंश और हर में कोई भी ऐसी संख्या, मुझे एक बात बताइए, 5 किससे विभाजित होगा, 1 के अलावा किसी से विभाजित होगा क्या, नहीं। 7 किससे विभाजित होगा, 1 के अलावा किसी से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। मतलब दोनों संख्या को कोई
विभाजित नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये संक्षिप्त रूप होना चाहिए, ठीक है ना, संक्षिप्त भी रूप होना चाहिए यहाँ पर। यदि अंश और हर परस्पर सह अभाज्य, यहाँ पर लिखना सह अभाज्य हो, अर्थात भिन्न के अंश और हर को एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य न हो, है ना, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है जी। जैसे हम बोल सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे 3/5, है ना, 8/11। मुझे एक बात बताइए कि 8 को और 11 को एक साथ किसी से विभाजित किया जा सकता क्या? आप बोलेंगे कि हाँ किया जा सकता। 8 को किससे किया जा सकता? 2 से, 4 से भी किया जा सकता है। लेकिन 11 को 2 से विभाजित किया जा सकता क्या? नहीं। 4 से किया जा सकता क्या? नहीं। मतलब दोनों को एक साथ सेम संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगी? संक्षिप्त भिन्न कहलाएगी। बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे, जैसे अभी आप देखना, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, 16/28। 16 को क्या लिखा जा सकता है ये बताइए आप? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और है ना 16 को ऐसा लिखेंगे ना, 2 से 8 बार भाग गया, 2 से 4 बार भाग गया, 2 से 2 बार गया और 2 से 1 बार गया, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 28 को क्या लिखा जा सकता? 2 से 14 बार, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 7। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, और आपके पास क्या बचा? 2 दूनी 4 और 7। 4 और 7 को और किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है क्या? नहीं। अगर किया जा सकता तो कैंसिल हो जाता हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब 16/28 ये भी भिन्न था, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, लेकिन ये वाला जो है वो क्या है? संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त भिन्न। किसका? इसका, इसका ये संक्षिप्त भिन्न। आ गई बात समझ में? उदाहरण के लिए आप ऐसा लिख दो, आप उदाहरण के लिए ऐसा लिख देना, और इसका ये संक्षिप्त रूप है। कैंसिल करने के बाद में आपको संक्षिप्त रूप मिलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, और आगे देखते हैं। उचित भिन्न, उचित नाम से क्लियर है, उचित होना चाहिए भाई। उचित कैसा होना चाहिए? जब अंश का मान क्या होना चाहिए? हर की अपेक्षा कम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 3/5, ये क्या है? अंश का मान हर की अपेक्षा कम है। 9/11, अंश का मान हर की अपेक्षा कम है। 25/10, अंश का मान हर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? उचित भिन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंश क्या है? हर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो बात समझ में आ गई? उचित भिन्न मतलब यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अंश क्या होना चाहिए? हर की अपेक्षा कम होना चाहिए। देखिए अंश की इधर छोटा मुंह लगा है और हर की इधर बड़ा मुंह लगा है, यानी कि अंश छोटा है हर की अपेक्षा। नोट करते हुए चलिए, ये उदाहरण नोट करना, ठीक है। और आगे देखते हैं हम। अनुचित भिन्न, या इसको विषम भिन्न भी बोला जाता है। कौन सा? विषम, विषम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है। विषम भिन्न क्या होता है? उल्टा, उचित भिन्न का उल्टा। उचित और ये अनुचित हो गया, अनुचित को ही विषम भिन्न भी बोला जाता है। विषम भिन्न का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, उसका नाम ज़्यादा लिया जाएगा। विषम भिन्न का तो आपको मालूम होना चाहिए कि विषम भिन्न क्या होता है। देखना ये वाला नाम ज़्यादा पॉपुलर है इसका। जब अंश का मान क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर होना चाहिए हर की अपेक्षा। आई बात समझ में? अंश का मान हर के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए 4/3 है, 5/2 है, 9/9 है। देखिए अंश का मान हर की अपेक्षा बड़ा है, अंश का मान हर की अपेक्षा बड़ा है, अंश का मान और हर का मान बराबर है, बराबर भी हो सकता है। 9/11, अंश का मान हर की अपेक्षा बड़ा नहीं है, इसलिए अनुचित या तो विषम भिन्न नहीं होगा। इस प्रकार से जब
क्या होना चाहिए, अंश का मान हर की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान काम है। अगला मिश्र भिन्न, नाम से क्लियर है भैया, मिश्र होना चाहिए। काय का मिश्र होना चाहिए, काय का मिश्र होना चाहिए, पूर्णांक का, पूर्णांक और साथ ही भिन्न भी होना चाहिए। देखना, पूर्णांक होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए। मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है, एक पिज्ज़ा है, देखिए एक क्या है, पिज्ज़ा है, और इस पिज्ज़ा को आपके पास में इस प्रकार से क्या है, 4 पिज्जे हैं, ठीक है। हम क्या करते, इसके कुछ टुकड़े कर देते। कितने टुकड़े कर देते, इसके 4 भाग कर देता हूँ मैं, इसके भी 4 भाग कर देता हूँ, और इसके भी 4 भाग कर देता हूँ, और इसके 4 भाग कर देता हूँ। हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा पिज्ज़ा ले लिया, ये वाला पूरा ले लिया, और ये वाला भी, और ये वाला भी पूरे ले लिए। तो कितने लिए, 3 तो पूरे पूरे हो गए ना, 3 तो पूरे पूरे हो गए। धन इसका 1 भाग ले लिया मैंने, इसका 1 भाग ले लिया। कितने टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े किए थे, उसमें से कितना टुकड़ा ले लिया, 1। तो देखिए इसको लिखा जा सकता 3 सही 1/4, और इसको क्या किया जाता, 4 का 3 में गुना किया जाता और इसको जोड़ दिया जाता। देखिए ध्यान देना इधर, 4 का 3 में गुना किया जाता, 1 को जोड़ दिया जाता, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 13/4, ये हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, जो अनुचित था ना, ये कैसा फिर से और एक बार समझिए। आपने क्या किया, 3 पिज्जे लिए, अरे 3 पिज्जे तो पूरे पूरे खा गए ना आप, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब एक जो था उसमें से भी 1 टुकड़ा ले लिया, तो 3 तो पूरे पूरे लिए आपने, और चौथे पिज्जे के 4 टुकड़े किए, उसमें से 1 टुकड़ा खाया। और इसी बात को ऐसा भी लिखा जा सकता, 3 सही 1/4 भी लिखा जा सकता। इसी बात को इसका और इसका गुना किया जाता है। देखिए 3 और 4 का गुना किया जाता है, जो अंश में होता है उसको जोड़ दिया जाता है, और /4। याद रखना, इसका और इसका गुना किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है, ऐसा। इसको ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए ये क्या हो गया, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। आपको लग रहा है ये अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न। और ये क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। मिश्र भिन्न कैसा, एक पूर्णांक भी है इसमें और भिन्न भी है साथ में। जैसे 8 सही 3/5, 8 पूर्णांक है और 3/5 क्या है, भिन्न है। 9 सही 1/2, 2 सही 2 ये हो गया, 2 सही 2/7। क्या हो रहा, 2 और 2/7 साथ में। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही है, ऐसा लिखेंगे तो भी मतलब वही है, और ऐसा लिखेंगे तो भी मतलब वही है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। यानी कि मिश्र भिन्न को अनुचित में और अनुचित को मिश्र रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। मिश्र को अनुचित में और अनुचित को मिश्र में बदला जा सकता है। फिर से और एक बार देखना, मुझे एक बात बताना कि 2 सही 2/7, इसको क्या लिखा जा सकता है। 7 का 2 का गुना करेंगे, यहाँ और यहाँ का गुना कर दिया जाता है, यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं। देखना 3 का और 7 का गुना करेंगे, और जो ऊपर रहेगा उसको जोड़ देंगे, और /7 हो जाएगा। देखना 7 तिया 21, 22 23, 23/7। मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो है वो कैसा भिन्न है, तो आप बोलेंगे कि मिश्र भिन्न है। कैसा है, मिश्र, ठीक है, मिश्र भिन्न है क्या। और इसी को हल करने के बाद में क्या आ गया, इसके अनुचित भिन्न हो गया। कैसा हो गया, अनुचित या विषम, इसको विषम भिन्न भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात इतनी। मतलब आपके पास में मिश्र भिन्न था तो आप उसको अनुचित में बदल सकते, और अनुचित रहा तो मिश्र में भी बदल सकते। कैसे कैसे बदल सकते, देखना आपके पास में क्या है, 23/7 है ना। 23 को 7 से विभाजित कर दो, तो 7 तिया 21, और इसमें से इसको घटाया तो कितना बच गया, 2। इसको क्या लिखा जा सकता,
3 सही। यहाँ जितने बार विभाजित करते तो उसको सामने लिखा जाता है, और जितना शेषफल बच जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया उसको नीचे लिखा जाता है। देखिए आगे वापस यही आई बात समझ में। तो मिश्र भिन्न जो रहेगा उसको अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, विषम से अनुचित के रूप में बदला जा सकता है। तो क्या क्या नोट करेंगे अभी आप, केवल यहाँ तक नोट करिए, परिभाषा नोट करिए और उसके उदाहरण लिखिए आप यहाँ पर। जैसे ये वाला रहने दीजिए अभी। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, पलटा दो, अंश को हर में बदल दो, अंश को हर के जगह लिख दो और हर को अंश के जगह लिख दो, बस हो गई बात खत्म। पलटा दो, पलटी मार दो ऐसी। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नया भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। 2/3 का इसको आपस में बदल दिया तो 3/2 हो गया, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखना, 5/7 का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम बताइए जरा क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब पलटी, अंश के जगह हर लिख दो, हर के जगह अंश लिख दो, उल्टा कर दो उसको, 7/5, बस हो गया। समझ में आ गई बात। जैसा नाम वैसे ही काम है, व्युत्क्रम मतलब पलटा दो, ठीक है। सतत भिन्न, सतत यानी लगातार, ये बड़ी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा, अभी आपको 7वीं में नहीं पढ़ना है। वैसे मैं बता देता हूँ सतत क्या होता है। 1/3/5, ठीक है। फिर इधर भी और भिन्न बना दिया 2/8, फिर ये हो गया, ये लाइन खींची प्लस 1/2, ऐसा। अरे भिन्न के अंदर भिन्न, भिन्न के अंदर भिन्न, सतत यानी लगातार, ठीक है। तो ये आपको अभी सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसको अभी छोड़ दो आप, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। और समान तथा असमान भिन्न, समान तथा असमान भिन्न बहुत बढ़िया। समान भिन्न, समान नाम से क्या है समान, इसकी जरूरत पड़ेगी भैया। समान का मतलब ऐसे भिन्न, देखिए ध्यान देना इधर, ऐसे भिन्न कैसे होना चाहिए, जिनके हर, जिनके हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए समान हो, जैसे मान लिया जाए कि 3/5 एक भिन्न है, 2/5 और 7/5। हमारे पास में कुछ भिन्न है, सबके हर क्या है, समान है, तो समान भिन्न बोलेंगे। हर समान होना चाहिए। देखना, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। जितने भी भिन्न है वो क्या होना चाहिए, समान हर वाले होना चाहिए। अच्छा, तथा असमान हरों वाली भिन्न असमान भिन्न कहलाती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए ये क्या है, समान भिन्न है, ये सारे के सारे समान भिन्न है। और यदि मान ली, क्योंकि हर एक जैसे है सबके, 2/7, 5/3 और 1/2, ये असमान है। इनके जो भिन्न है वो कैसे है, असमान है, तो इनको असमान भिन्न बोला जाएगा। याद रहेगा, नाम से क्लियर है, असमान भिन्न, ठीक है। ऐसे भिन्न जिसके हर समान हो समान भिन्न, जिसके हर असमान हो असमान भिन्न। अच्छा, अंश समान हो उससे मतलब नहीं है, केवल हर की बात की जाती है इसमें, ठीक है। ये नोट कर लो और यहाँ पर उदाहरण लिख लो, यहाँ पर उदाहरण लिख लो। समान भिन्न के ये है और असमान भिन्न के ये है। अब मजेदार बात, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना, ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, भिन्नों की तुलना कैसे की जा सकती है। अगर मान लिया जाए 3/5 है और 2/5 है, आपसे मैं पूछूं कि ये दोनों भिन्न में बड़ा कौन है, ये दोनों भिन्न में बड़ा कौन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके हर बराबर है या नहीं है। समझ में आई बात, इसके हर बराबर है क्या, हाँ है ना, चलो ठीक है।
तो फिर जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा, यानी कि दोनों के हर कैसे है, बराबर है। या तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, समान भिन्न है। तथा जो अंश बड़ा है जिसका दोनों में से, तो 3 बड़ा है 2 से, अतः क्या हो जाएगा, अतः 3/5 बड़ा होगा 2/5 से। समझ में आएगी क्या बात बोल रहा हूँ मैं भाई? बड़ा सिंपल सा काम है। अगर आपके पास 2 भिन्न है या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों के हर समान है क्या, हाँ है, तो फिर ये समान भिन्न कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे, समान भिन्न। तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा, जिसका अंश छोटा है वो छोटा। अब देखना 3/7, 5/7, 2/7 और 1/7 सबके हर समान है क्या, हाँ है, समान है ना। तब सबसे बड़ा कौन होगा, तो फिर अंश को देखो, अंश में सबसे बड़ा कौन है, 5/7, ये सबसे बड़ा होगा। इसको हट, ये हो गया मेरा काम। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है, तो 3/7, इसका भी काम हो गया। अब ये 2 बचे, इनमें दोनों में बड़ा कौन है, तो 2/7, ये भी हो गया। अब कौन बचा, 1/7, बस हो गया काम। समझ में आई बात? जब भिन्न में हर समान हो तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो जो तुलना करते ना, तुलना के लिए क्या होना चाहिए कि हर का समान होना आवश्यक है। उनको समान भिन्नों में परिवर्तित करके या बदल कर की जा सकती है और फिर उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए हमने घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अवरोही, अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है। अवरोही और आरोही यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये बात याद रखना। समझ में आ गई बात? अब देखिए, आप पहले तो इतना नोट कर लो। अब देखिए, यदि मान लिया जाए 2 भिन्न है या 2 से ज़्यादा भिन्न है, मान लिया है 3/5 है और 3/5 है, 2/10 है और 7/15 है। इनमें कौन बड़ा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, तीसरा उदाहरण है, क्रम में लिखिए। ऐसा बोला जाए, 3 भिन्न है, सबसे अवरोही का मतलब घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़े को पहले लिखना है, फिर छोटे को लिखना है, फिर छोटे को लिखना है। ये प्रश्न बन गया। ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा? सबसे पहला काम तो 3/5 है और 2/10 है और 7/15 है। 3 भिन्न है ना आपके पास में। जब भी आपको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसके सबके हर क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। हर बराबर करने के लिए कौन कौन है, हर 5, 10 और 15। कौन कौन है हर 5, 10 और 15? इनका क्या करो, लघुत्तम ले लो। 5 से विभाजित होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और किसी से विभाजित हो रहा क्या, कम से कम 2 संख्या से विभाजित होना चाहिए। कम से कम 2 संख्या से विभाजित, 2 संख्या को एक ही संख्या से विभाजित किया जा सकता। ये 2 से हो रहा लेकिन ये नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा लेकिन ये नहीं हो रहा। कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए, तो नहीं हो रही विभाजित। तो फिर क्या किया जाता है, इनका सबका गुना कर दिया जाता है। ये जो लास्ट में बचे है इसका और ये वाली, कहने का मतलब इधर जो जो आएगा वो और आखिरी का,
इनका गुना कर दिया जाता है। 5 गुणित एक, तो एक का गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। समझ में आ गई बात। हम बोलेंगे कि यहाँ 5, 10 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कितना है, 30 है। फिर से और एक बार, जब भी अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में बोला जाता है तो इसके हर क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। हर बराबर करने के लिए आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है, तो आपने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम निकल गया, 30 आ गया। अब देखिए कितना आया है, लघुत्तम 30। प्रोसेस ध्यान देना, अच्छे समझना इसको। जितना भी एलसीएम आएगा उसको इसके हर से भाग दो, किससे, 5 से। तो 5 छक्का 30, कितना आ गया, 6। कितने बार भाग गया, 6। तो 6 का ऊपर नीचे गुना करो, 3/5 में 6 का ऊपर नीचे गुना करो तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब हमें मालूम है कि किसी भी भिन्नम में ऊपर नीचे समान संख्या का गुना किया जा सकता है। तो 3/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना, जो 30 है, जो लघुत्तम आया हमारे पास, उसको इसके हर से भाग दो। हर में कौन है, 10 है। तो 10 तिया 30 और आपके पास बचा कुछ नहीं, कितना आया, 3। तो इसके अंश और हर में 3 का ऊपर नीचे गुना करो, 3 का ऊपर नीचे गुना करो तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 30। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए इसका हर कौन है, 15। तो 15 दूनी 30 और बचा कुछ नहीं। कितने बार गया भाग, 2 बार। तो 7/15 का 2 का ऊपर नीचे गुना कर दो, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। बस हो गया काम। अब आप देखिए इसका भी हर, इसका भी हर, इसका भी हर, तीनों का हर कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ तीनों के हर बराबर है ना, है। तो फिर अंश में जो सबसे बड़ा होगा 18, 6 और 14, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 18/30 क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। किससे, 14/30 से। और इससे छोटी होगी कौन, 6/30। समझ में आई बात, नहीं आई। फिर से देखना, सबके हर बराबर है, हाँ है। तो जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कौन है, 14, 6 और 18 में 18 सबसे बड़ा है। चलो 18 लिख दिया मैंने। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो 14 है। फिर सबसे छोटा कौन है, 6। तो ये बड़ा होगा इससे ये। तब मुझे एक बात बताइए कि 18/30 का मान कितना है। 18/30 किसका मतलब है, 3/8, 5 का। 3/5 बड़ा होगा। 14/30 किसका मान है, 7/15 का। 7/15 का बड़ा है। 6/30 किसका मान है, 2/10 का। 2/10 का। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ऐसी तुलना कर सकते हैं हम। क्लियर। तो आप इस उदाहरण को लिख लो। भिन्नों की तुलना उनको समान भिन्नों में परिवर्तित करके या बदलकर की जा सकती है और फिर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए क्या बोला है, अवरोही क्रम में लिखिए इसको। सबसे पहला काम क्या है, इसका लघुत्तम, अगर हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम लो। इसके हर से लघुत्तम को भाग दो तो 6 बार गया तो 6 का ऊपर नीचे गुना किया। इससे हमने 10 से भाग दिया तो 3 बार गया तो इसलिए 3 का ऊपर नीचे गुना किया। 7/15 में 15 से भाग दिया तो 2 बार गया इसलिए 2 का ऊपर नीचे गुना किया। सबके हर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। फिर जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका छोटा है वो छोटी। ऐसा आप इस बात को नोट करिए, ठीक है। और फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। समान भिन्नों के अंशों को जोड़कर या घटाकर उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहां ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि 3/4 है और 5/8 है और 3/6 है।
समान भिन्नों अच्छा, ये इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान देना इधर, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास में 3 भिन्न है, तीनों भिन्नों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ने का तरीका कैसा होता है, जब भी हमें भिन्नों को जोड़ना होता है तो क्या किया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा काम है कि इसके जो हर है उसको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। हर को बराबर करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर बोलेंगे कि 4, 8 और 6 इनका क्या किया जाता है, लघुत्तम लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाएगा, लघुत्तम लिया जाएगा। 2 से विभाजित हो रही सारी संख्या, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए, उसी से विभाजित करेंगे। 2 ये दोनों हो रही है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आप देखेंगे कि कोई भी 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए इनका सबका गुना कर देंगे। इनका क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। एक का तो गुना करेंगे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे कि वैसे ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो गया, 24। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 4, 8 तथा 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखना इनको जोड़ा कैसे जाता है। 3/4 जैसे कि वैसे लिख रहा हूँ मैं, 5/8 जैसे कि वैसे, 3/6 जैसे कि वैसे। हमें क्या करना है, इसके हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने का तरीका क्या होता है, आपके पास में लघुत्तम कितना आया, 24। इसके हर से विभाजित करो, कौन है, 4, 4 छक 24, और क्या बचा, कुछ नहीं। यानी कि कितने बार विभाजित हुआ, 6 बार। तो 6 का ऊपर नीचे गुना कर दो। आ गई बात समझ में। इससे विभाजित किया, 6 बार गया, इसलिए 6 का ऊपर नीचे गुना किया। फिर से अब क्या करो, 8 से विभाजित कर दो, 8 तिया 24, बचा कुछ नहीं। कितने बार विभाजित हुआ, 3 बार, तो 3 का ऊपर नीचे गुना करो। अब देखना 24 लघुत्तम आया, उसको 6 से विभाजित करेंगे। हाँ, 6 चौक 24, कितने बार, 4 बार, तो 4 का ऊपर नीचे गुना करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखना 6 तिया 18, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, 6 चौक 24, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, धन 6 चौक 24 और 4 तिया 12। सबके हर बराबर है ना, सबके हर बराबर हो गए, यानी कि सभी भिन्न क्या हो गए, समान हो गए। तो 24 को नीचे लिख दो जैसे कि वैसे, और ऊपर भी जैसे कि वैसे लिख दो। कौन कौन है ऊपर, 18, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, 15 धन है तो धन लगाया, और 12। अब देखिए 2 और 7, 15 के 5, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 3 4, 45/24। इसका और इसका योगफल किया तो इतना आ गया। जब अंश हर की अपेक्षा बड़ा होता तो फिर भाग देके उसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्या। जब भी 2 भिन्नों को या 2 से ज़्यादा भिन्नों को जोड़ना हो तो आपको क्या किया जाता है, ऐसा किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, इसके हर को बराबर करना होता है। हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम लिया जाता है, लघुत्तम ले लिया। फिर इससे विभाजित करेंगे तो 6 बार, इसलिए 6 का ऊपर नीचे गुना। फिर इससे विभाजित करेंगे तो 3 बार, इसलिए 3 का ऊपर नीचे गुना। इससे विभाजित करेंगे लघुत्तम को तो 4 बार, इसलिए 4 का ऊपर नीचे गुना कर दिया, और इस प्रकार से कर दिया। अब देखना, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ऋण आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऋण आ जाएगा। यहाँ ऋण आ गया तो यहाँ पर ऋण आ गया, यहाँ पर ऋण है इसलिए यहाँ पर ऋण आ जाएगा। उससे क्या दिक्कत है, जैसा का वैसा। देखिए 18 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 33। 18 और 15 कितना हो गया, 33, और इसमें से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2, कितना हो गया, 21। कितना हो गया, 21/24। और जिससे कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल करेंगे, और नहीं 3 से हो रहा है ऐसे कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे, और वो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ना हो चाहे घटाना हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, समान भिन्नों के रूप में बदलिए, फिर उसके बाद में उसको हल करिए। ठीक है,
तो समान भिन्नों के अंशों को जोड़कर या घटाकर उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर उदाहरण लिया। ये माइनस वाला उदाहरण लिखिए, योगफल को हटा देता हूँ मैं, उदाहरण, ठीक है। दो भिन्नों को जोड़ना है और उनमें से इसको घटाना है। असमान भिन्नों को जोड़ना या घटाना उन्हें समान भिन्नों में बदलकर किया जाता है। देखिए असमान भिन्न थे ये, तो हमने क्या किया, उसको समान भिन्नों में बदल दिया और उसको हल कर दिया। चलिए आगे, अब इसके बाद देखेंगे हम इसके उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के बाद में प्रश्नावली देखेंगे। तो आप पहले सारे उदाहरण को देखिए और उसकी प्रश्नावली को देखिए एक एक करके, और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसके उदाहरण और फिर सारे क्वेश्चन को हल करेंगे हम, ठीक है ना। पहले आप प्रॉपर तरीके से देखते जाइए, समझते जाइए और उसको नोट करते जाइए और फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसकी।